के इतिहास में महान नाविक था, बहुत बहादुर था, ऐसा पढ़ाया जाता है। और वास्को डी गामा के बारे में जो दस्तावेज मुझे मिले वो ये बताते हैं कि ना तो वास्को डी गामा नाविक था, ना ही बहादुर था। वो लिस्बन की गलियों में घूमने वाला टपोरी था। जो उसका लाइफ जिन्होंने लिखा है, पुर्तगाली इतिहासकारों ने वास्को डी गामा के बारे में जो कुछ लिखा है वो लिखा हुआ दुनिया में उपलब्ध है। वास्को डी गामा पे 2 किताबें लिखी गई हैं पोर्चुगीज में, जिनका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आ चुका है। वो दस्तावेज बताते हैं कि वो टपोरी था। टपोरी एक शब्द है मराठी का, बंबई में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। टपोरी का माने आवारा लड़का, जिसको कोई काम नहीं है, कोई धाम नहीं है, बस इधर घूमना उधर घूमना, कभी इधर कभी उधर, बिना किसी काम के घूमने वाला। और कभी भी किसी का छोटा मोटा जेब काट लिया, पर्स निकाल लिया, किसी से कुछ छीन लिया, ये टपोरी। वो टपोरी व्यक्ति था जिसको पोर्चुगीज गवर्नमेंट ने भारत जाने के लिए एक चिट्ठी दे दिया कि ये तुम्हारा अधिकार पत्र है, तुम जाओ और भारत के हिस्से को लूट के ले आओ। जो कुछ लाओगे उसमें से इतना % हमें दे देना, इतना % चर्च को दे देना, बाकी बचा हुआ अपने लोगों में बांट लेना। बाकायदा अधिकार पत्र उसको दिया गया। चार्टर जिसको कहा जाता है वो उसको लेके आया है और वो खुद लिख रहा है वास्को डी गामा कि मुझे नाव चलाना नहीं आता। और भारत के इतिहास के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं कि वो बहुत महान सेलर था, उसको नाव चलाना नहीं आता। वो कहता है कि मैंने कभी जिंदगी में नाव नहीं चलाई, और वो कहता है मुझे बहुत डर लगता है समुद्र यात्रा करने में, क्योंकि कभी भी नाव डूब जाती है। तो नाव कौन चलाता था वास्को डी गामा की? वास्को डी गामा की नाव एक गुजराती भाई चलाता था, जो उसने नौकर रखा हुआ था। और वो गुजराती भाई जो था वो कच्छ का था। कच्छ में मांडवी नाम का एक गांव है, उस मांडवी का रहने वाला एक नाविक वास्को डी गामा के यहाँ नौकरी करता था। वो नाव लेके आया था, क्योंकि है कान्होजी भरत भाई को उनका नाम मालूम है, मैं भूल गया। मांडवी का रहने वाला एक कच्छी नागरिक वास्को डी गामा की नाव लेके भारत आया था। क्यों प्रश्न उठता है, क्यों? इसलिए कि गुजराती लोग सबसे ज्यादा व्यापार करने के लिए परदेश जाते थे। भारत देश में सबसे ज्यादा विदेश व्यापार करने वाला अगर कोई एक राज्य माना जाए तो वो गुजरात है। दूसरा विदेश व्यापार करने वाला अगर कोई 2nd कैटेगरी का राज्य है तो वो राजस्थान रहा है। ये राजस्थानी और गुजराती समाज के लोग सबसे ज्यादा विदेश व्यापार में थे, और आज से नहीं 1000 साल 1500 साल से 2000 साल से भारत का विदेश व्यापार बहुत पुराना है। कुछ देशों ने आज एक्सपोर्ट करना शुरू किया, हम बहुत साल से एक्सपोर्ट करते रहे। और गुजरात एरिया से सबसे ज्यादा व्यापारी विदेश जाते थे व्यापार करने के लिए। वो अपने साथ जो नाविकों को लेके जाते थे उनमें से एक नाविक था वो। और वो नाविक गलती से एक बार पुर्तगाल पहुंच गया तो उसको पकड़ के बंद किया था सरकार ने, उसको वास्को डी गामा के साथ भेज दिया था और वो उसकी नाव लेके आया था। उसको सारे रास्ते मालूम थे भारत आने के, वास्को डी गामा को कुछ नहीं मालूम था, कभी उसने समुद्र यात्रा नहीं की थी। तो ये नाविक था भारत का, वो लेके आया था वास्को डी गामा को। और वास्को डी गामा अपने मेमोइर्स में लिख रहा है, अपनी डायरी में, कि मैं जो जहाज लेके भारत में आया तो मैं मानता था कि मेरे पास सबसे बड़ा जहाज है पुर्तगाल का, क्योंकि वो पुर्तगाल सरकार का जहाज था। लेकिन उसने कहा कि जब मैं भारत आ गया तो मैंने देखा मुझसे भी 20-20 गुने बड़े जहाज भारत में पहले से हैं। और वो कह रहा है कि जहाज बनाने में भारत के नागरिकों का, माने भारत के जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं नेविगेशन के, उनका कोई सानी नहीं है। इस क्वालिटी के जहाज वो बनाते हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते। उसके जहाज से 20 गुने बड़े जहाज भारत में थे, वो लिख रहा है अपनी डायरी। और कह रहा है कि उनका स्टील बहुत अच्छी क्वालिटी का है, उनकी लकड़ी बहुत अच्छी क्वालिटी की है। और वो कहता है कि जहाज बनाने की इंडस्ट्री भारत की सबसे अच्छी इंडस्ट्रीज में एक है। और आप जानते हैं कि ये कच्छ में कई गांव हैं जहां जहाज बनाने का काम होता रहा है। और सिर्फ कच्छ में ही नहीं, भारत के कोस्टल बेल्ट के जितने भी बड़े गांव हैं सभी में जहाज बनाने का काम बड़े पैमाने पे होता रहा है। और ये आज का नहीं है, 1000, 1200, 1500 साल पहले का है। तो वो कहता है कि मैं तो यहां आ गया इसकी वजह से, माने वो गुजराती नागरिक उसको ले आया और लूट के जो ले गया है। वास्को डी गामा भी एक बार नहीं आया भारत में, बार बार आया है और बार बार यहां से लूट के ले गया। और वास्को डी गामा जैसे बहुत सारे हैं। डुप्ले आया, एक फ्रांसीसी है, वो यहां से लूट के ले गया है। डुप्ले जब यहां आया है तो उसकी जेब में मुश्किल से 50 फ्रैंक है, फ्रांस की करेंसी फ्रैंक 50 मुश्किल से। और जब वो यहां से गया है तो उसने काउंट किया है, उसके पास
सोने के रूप में, चांदी के रूप में, हीरे जवाहरात के रूप में कम से कम 10 लाख फ्रैंक की संपत्ति है जब वो यहां से गया। एक डुप्ले, और डुप्ले जैसे भारत में 50 से ज्यादा फ्रेंच ऑफिसर्स आए हैं और वो लूट के ले गए हैं इस देश को। ये फ्रांसीसियों की लूटमारी जब बंद हुई है उसके बाद वो ये अंग्रेजों की लूटमारी शुरू हुई है इस देश में, पुर्तगालियों की, फिर फ्रांसीसियों की, फिर अंग्रेजों की। और अंग्रेजों की लूटमारी करने वाले जो बड़े अंग्रेज अधिकारी इस देश में आए जिन्होंने सबसे ज्यादा इस देश को लूटा, उसमें है रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव का बयान मेरे पास है, 3.5 घंटे का उसका स्टेटमेंट है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने उसने दिया है। जब वो यहां आया है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क की हैसियत से आया है, और क्लर्क की हैसियत से उसकी साल की पगार 50 ब्रिटिश पाउंड की है। साल की पगार 50 ब्रिटिश पाउंड की है, और साल की पगार 50 ब्रिटिश पाउंड की क्लर्क की हैसियत से जब यहां आता है रॉबर्ट क्लाइव, तो बाद में उस रॉबर्ट क्लाइव को जिम्मेदारी दी गई है अंग्रेज सेना के सेनापति की, और सेनापति की जिम्मेदारी के बाद वो सिराजुद्दौला के साथ युद्ध लड़ता है। युद्ध में धोखा होता है सिराजुद्दौला को, मीर जाफर से दोस्ती करके वो सिराजुद्दौला के खिलाफ भड़काता है और सिराजुद्दौला की हत्या कराता है। और उसके बाद जो बंगाल का नवाब बनकर इंग्लैंड जाता है और उस इंग्लैंड की पार्लियामेंट में 3.5 घंटे का भाषण देता है, और उससे पूछा जाता है कि तुमने भारत से क्या क्या लाया है, तो वो कहता है कि मैं भारत से जो संपत्ति लाया हूं वो कम से कम 1 करोड़ ब्रिटिश पाउंड के बराबर है। पहली बार जब वो गया है। आप शायद जानते हैं कि ये साधारण सा क्लर्क, ईस्ट इंडिया कंपनी का साधारण सा क्लर्क रॉबर्ट क्लाइव जब भारत से वापस गया है पहले ही बार में, तो उसने इतनी संपत्ति बनाई है कि एक पूरा द्वीप खरीद लिया उसने, पूरा का पूरा द्वीप। और इतनी संपत्ति वो यहां से लेके गया कि उसने उसका म्यूजियम बनाया, और क्लाइव का म्यूजियम आज भी है। आप चाहें तो कभी जाके देख आइए, मैं देख आया। क्लाइव के म्यूजियम में आज भी वो सारे भारत के बेशकीमती हीरे जवाहरात, सोने चांदी के बहुत सारे सामान भरे पड़े हैं, जिनको कभी कभी नीलाम किया जाता है। थोड़े दिन पहले एक नीलामी हुई थी, क्लाइव के परिवार के लोगों ने 1 कप और 1 प्लेट को नीलाम किया था, जो 1 कप और 1 प्लेट सोने का 47,000 ब्रिटिश पाउंड में नीलाम हुआ अभी थोड़े दिन पहले। और उसी क्लाइव के खजाने में से हमारे देश के एक व्यक्ति विजय माल्या ने एक तलवार लाई। वो रॉबर्ट क्लाइव तो नहीं, जब टीपू सुल्तान के खिलाफ अंग्रेजों ने युद्ध लड़ा तो टीपू सुल्तान की संपत्ति लूट के अंग्रेज ले गए, तो उस संपत्ति में एक तलवार भी थी सोने की। वो तलवार अभी विजय माल्या लेके आए नीलामी में, हजारों पाउंड की। और एक बार एक ब्रिटिश म्यूजियम, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जो लंदन का है, उसके क्यूरेटर को मैंने एक प्रश्न पूछा था कि भाई ये जो म्यूजियम है इंग्लैंड के और पूरे ब्रिटेन के, इन म्यूजियम में जो संपत्ति है उसमें सबसे ज्यादा कहाँ की है? तो उन्होंने कहा भारत की ही है। तो मैंने कहा ये वापस दे दो हमको। तो उन्होंने कहा अगर ये वापस दे देंगे तो भारत सोने की चिड़िया हो सकता है और हम सब सड़क पे आ सकते हैं, इतनी संपत्ति है। और वो संपत्ति के बारे में एक बार भारत की संसद में चर्चा हुई थी, और ये चर्चा भारत के पहले वित्त मंत्री ने की थी, सीडी देशमुख ने। जब पंडित नेहरू इस देश के प्राइम मिनिस्टर थे तो सीडी देशमुख उनके फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। इस पे चर्चा हुई थी और बात यहां तक आई थी कि इसको वापस लाने के लिए क्या किया जाए, लेकिन बाद में वो आइडिया ड्रॉप कर दिया गया। कारण क्या था? संसद में रिकॉर्ड्स हैं इस बात के, हमारी संसद में बात ये आई कि अंग्रेज इससे नाराज हो जाएंगे और हमें उन्हें नाराज नहीं करना। तो वो नाराज हो जाएंगे, हम उनसे वापस मांगेंगे संपत्ति, तो नाराज नहीं करना है। तो हमने क्या किया, अंग्रेजों से संपत्ति तो अपनी वापस नहीं मांगी, अंग्रेजों से भीख मांगना शुरू कर दिया कटोरा लेके, कर्ज के रूप में। और वो कर्ज बढ़ते 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 आज इतना हो गया है कि भारत की सरकार उस कर्जे का ब्याज भरने के लिए कर्ज ले रही है। अगर वही संपत्ति हम वापस ले आते तो हम भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते थे, क्योंकि एक रॉबर्ट क्लाइव का अंदाजा आप लगाइए, 1 करोड़ पाउंड की संपत्ति वो ले जाता है। और रॉबर्ट क्लाइव जैसे भारत में 50,000 अंग्रेज ऑफिसर आए 300 साढ़े 300 साल। एवरेज भी निकाला जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी संपत्ति यहां से गई है। तो इतनी भयंकर लूट इस देश की हुई है पिछले 500, 700, 1000 वर्षों में। उस लूट ने हमारे समाज में एक बीमारी पैदा कर दिया है। वो बीमारी है गरीबी का, भूखमरी का, बेरोजगारी का।
क्योंकि जब समाज बहुत बड़े पैमाने पर लूटा जाता है तो उसकी समृद्धि में कमी आती है, और समाज की समृद्धि में कमी आती है तो उसके उद्योग, उसका व्यापार, उसकी सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ाना शुरू हो जाती है। इसको आप ऐसे समझने की कोशिश करिए, आपके घर को कोई लगातार लूटे तो थोड़े दिन में आपका घर नहीं रहने वाला है। तो इस देश को लगातार लूटा गया तो कुछ रहने वाला नहीं था, तो सब कुछ खत्म हो गया। जो कुछ भी था संपत्ति के नाम पर वो गया। और ये संपत्ति जो हमारी चली गई लूट में, ये आई कहां से हमारे पास? इस पर मैंने थोड़ा अभ्यास करना शुरू किया कि इतना सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात भारत में तो होते नहीं। भारत में तो सोना पैदा करने का काम कभी हुआ नहीं। अभी थोड़े दिन पहले कर्नाटक में एक खदान मिली सोने की कोलार में, वो भी थोड़े दिन में बंद हो गई। वहां अब सोना वहां भी नहीं। चांदी भी भारत में बहुत नहीं आती है। जमीन के नीचे न ज्यादा सोना है न ज्यादा चांदी। हीरे जवाहरात की खदानें भी बहुत थोड़े एरिया में है। मध्य प्रदेश में पन्ना नाम का एक जिला है, वहां पे थोड़ा बहुत हीरा निकलता है, अन्यथा तो ज्यादा नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात तो ये अफ्रीकी देशों के पास है। या तो थोड़ा बहुत है तो लैटिन अमेरिकी देशों के पास है, या थोड़ा बहुत है तो एशियाई देशों के पास। हमारे पास तो है नहीं जमीन के नीचे। तो इतना सोना चांदी हमारे पास आया कहां से जो विदेशी इतना सब लूट के ले गए? तो पता चला कि क्या हम भी कभी किसी को लूटने गए थे? मेरे मन में एक बार ये प्रश्न आ गया स्वाभाविक रूप से कि ये विदेशी हमको लूटने आए, क्या हम भी कभी लूटने तो नहीं चले गए किसी को? हमारे यहाँ बड़े बड़े महान राजा हुए, सम्राट अशोक हुआ, शायद कहीं गया हो, किसी को लूट के लाया हो। या रामचंद्र जी कभी चले गए हो चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए, दूसरों को लूट के लाने के लिए। या कभी कृष्ण चले गए हो दूसरों को लूट के लाने के लिए। हो सकता है भारत में कभी ऐसा हो गया हो कभी। तो इस विषय पर जब मैंने दस्तावेज ढूंढना शुरू किया तो आज तक 12-15 साल की मेहनत तो मैं कर चुका हूं, एक भी ऐसा दस्तावेज नहीं मिला जब भारत का कोई राजा किसी पड़ोसी को लूटने के लिए कभी गया हो। हाँ, दस्तावेज इस बात के जरूर मिले हैं कि भारत के बहुत सारे राजा पड़ोसियों को संदेश देने चले गए, धर्म की बात कहने गए, संस्कृति की बात कहने गए, सभ्यता की बात कहने गए, प्रेम, मोहब्बत, शांति की बात कहने गए, लेकिन लूटने के लिए तो भारत का कोई राजा आज तक गया नहीं। ये दस्तावेज तो दुनिया भर में कहीं नहीं है। गए ही नहीं तो दस्तावेज कहां से आएंगे? तो फिर मैंने सोचा कि फिर ये आया कहां से हमारे समाज में इतना धन, इतनी संपत्ति, इतना वैभव? क्योंकि कोई समाज मंदिर सोने के बनाना शुरू करे तो ये तो तभी संभव है जब उस समाज में सरप्लस सोना हो। हमारे भारत में आपने सुना है सोने के मंदिर हैं। स्वर्ण मंदिर अमृतसर का तो शायद आपने देखा भी होगा। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर तो एक है। ऐसे 1000 से ज्यादा मंदिर आज भी हैं जहां किवाड़ सोने के हैं, दीवारों में चांदी जड़ी हुई है, हीरे जवाहरात आज भी लगे हुए हैं, इतनी लूट के बाद भी बचा हुआ है। तो कोई समाज सोने के मंदिर कब बनाएगा? जब समाज में इतना ज्यादा सोना हो जो जरूरत से बहुत अधिक हो। खुद इस्तेमाल करते करते हम परेशान हो जाएं, बच जाए तो सोने का फिर मंदिर बनेगा। तो इतना ज्यादा सोना हमारे समाज में कैसे आया और सोने की चिड़िया नाम कैसे पड़ा इस देश का? इस विषय पर जब मैंने खोजना शुरू किया तो पता चला कि ये सारा का सारा सोना हमने ट्रेड करके कमाया, हमने किसी से लूट कर नहीं लाया। व्यापार किया हमने, उद्योग चलाए। और एक महत्व की बात कि भारत ने जब ये व्यापार किया दूसरे देशों से, तो व्यापार किया, किन चीजों का व्यापार किया? तो अब तक हमने सुना है, बात भी हम करते रहे हैं कि कुछ हमारे मसाले हम बेचने के लिए जाते थे, स्पाइसेस, ये हमने सुना है, शायद इतिहास में पढ़ा भी है। मेरे मन में ये संतोष नहीं होता था कि खाली मसाले बेच के सोना कमा के लाते थे। ये कैसे हो गया? क्योंकि मसाले का व्यापार इतना बड़ा दुनिया में कब से होने लगा? मसाला खाना अरब देशों ने थोड़ा, अरब देशों की जो जनता है वो थोड़े मसाले खाती है, और थोड़ा बहुत लैटिन अमेरिका में, वो भी बहुत थोड़ा इलाका। यूरोप में तो कोई मसाला वसाला नहीं खाता। तो क्या इतना मसाला हमने बेच लिया कि इसमें से सोना, चांदी, हीरे जवाहरात इकट्ठे हो गए सारे? तो पता चला कि हम सिर्फ मसाला ही नहीं बेचते थे, हम बहुत कुछ और दूसरा भी बेचते थे। जब दस्तावेज मैंने इकट्ठे करना शुरू किया तो पता चला मसाला जितना हम बेचते थे उससे कई गुना ज्यादा स्टील बेचते थे दुनिया के देशों को। स्टील बनाना भारत में 11वीं शताब्दी से चालू है। 11वीं शताब्दी से स्टील बनाना चालू है ऑर्गेनाइज तरीके से, और 11वीं शताब्दी के पहले भारत में स्टील बनता रहा अनऑर्गेनाइज तरीके से। इसमें थोड़ा फर्क करूं, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज माने क्या। 11वीं शताब्दी से भारत के बहुत सारे कारीगरों द्वारा मिलकर छोटे छोटे प्रोडक्शन यूनिट्स भारत में 10,000 से ज्यादा स्थानों पर हैं। 11वीं शताब्दी के पहले इंडिविजुअल प्रोडक्शन यूनिट्स,
एक घर में एक परिवार के 50-60 लोग, पहले आप जानते हैं कंबाइंड फैमिली थी भारत में, न्यूक्लियर फैमिली तो अभी आई है हिंदुस्तान में जब से अमेरिका और यूरोप का असर ज्यादा हुआ। उसके पहले तो भारत में कंबाइंड फैमिली है, संयुक्त परिवार है। तो एक परिवार में 20, 25, 30, 50, 60 लोग हैं, वो मिलकर कई परिवार हैं जो लोहा बनाते हैं, स्टील बनाते हैं और लोहे की कई क्वालिटीज बनाते हैं। दस्तावेज जो मिले हैं मुझे, वो दस्तावेज ये बताते हैं कि भारत में लोहे का उत्पादन बहुत वर्षों तक दुनिया में सबसे अधिक होता था और हिंदुस्तान का लोहा दुनिया के सभी देशों में जाता था और हिंदुस्तानी लोहे से ही दुनिया के तमाम देशों में कंपनियां पानी के जहाज बनाती थी, जिससे वो व्यापार करने के लिए जगह जगह जाती थी। हमारे देश में जब से ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे प्रोडक्शन शुरू हुआ तो 1840 तक के दस्तावेज है, उसके बाद के दस्तावेज अभी तक मिले नहीं है, मिल जाएंगे तो उनकी भी बात कर सकूंगा। अप टू 1840 भारत में 10,000 प्रोडक्शन यूनिट्स थे स्टील बनाने वाले, अप टू 1840। और 1840 हमारा कोई अच्छा समय नहीं है, बहुत गिरा हुआ समय है। जब 800 साल हम लुटते रहे तब इतने प्रोडक्शन यूनिट्स बचे हैं। तो जब हमारा गोल्डन पीरियड रहा हो तो कितना रहा होगा। और जो क्वालिटी का लोहा, आयरन, स्टील, जो भी आप कहिए हम बनाते थे, उसके बारे में आपने कई बार सुना होगा, चाहे तो प्रमाण भी देख सकते हैं। वो इस क्वालिटी का होता था कि उसमें जंग नाम मात्र भी नहीं होता था। सैकड़ों सैकड़ों साल वो लोहा खुले में पड़ा रहे, बारिश भी होती रहे, धूप भी गिरती रहे, हवाएं भी आती रहे, तो भी उस पर जंग ना लगे, रस्ट ना लगे। अभी तत्काल देखना हो तो दिल्ली चले जाइए, मेहरौली नाम का गांव है, वहां पर लौह स्तंभ देख लीजिए। और दिल्ली में मेहरौली का जो लौह स्तंभ है, ऐसे दक्षिण भारत में कई मंदिरों में लौह स्तंभ है जो मेरी आंखों से मैंने देखे। इस क्वालिटी का लोहा हम बना रहे। और भारत के लोहे की क्वालिटी की चर्चा ब्रिटिश पार्लियामेंट में 23-24 साल होती रही है। एक हीथ नाम का अंग्रेज अधिकारी है जो एमपी बना है बाद में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, बाद में भारत भी आया है और इंडियन आर्मी का बहुत समय तक कर्नल रैंक पे ऑफिसर रहा, बाद में कमांडर बना और कई। वो हीथ की लिखी हुई एक पुस्तक है, वो बहुत साल तक मिलती नहीं थी, आउट ऑफ प्रिंट, और मुझे लगता है वो जानबूझ के की गई। उसमें उसने इंडियन स्टील इंडस्ट्री का पूरा वर्णन किया है। हीथ जो है 30 साल भारत में रहा है, 30 साल भारत में अनेक राज्यों में अनेक पदों पर उसने नौकरी की है। अपनी नौकरी के दौरान उसको स्टील बनाने में थोड़ा रस है हीथ को, तो वो लिख रहा है। और उसकी किताब पहले लंदन में छपी लेकिन आउट ऑफ प्रिंट हो गई। भारत सरकार ने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया उस किताब को रीप्रिंट करने का। वो मुझे ऐसे ही एक व्यक्ति ने जो मेरे इन सब कामों से प्रभावित है, लंदन से कहीं से ढूंढ ढाड़ के भेज दिया। वो हीथ की किताब में हीथ कह रहा है कि हमने 23 साल ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत के लोहे की क्वालिटी पर चर्चा की है और वो क्वालिटी दुनिया में बेजोड़ है। कोई ऐसा लोहा नहीं बना सकता जो भारत में बनता है। वो कहता है कि भारत के बाद दुनिया में एक ही देश है जो इस क्वालिटी का लोहा बनाने की ताकत रखता है, वो है चीन। और तीसरा वो कहता है कि थोड़ा बहुत लोहा बनाने की ताकत है, वो डेनमार्क के पास है। हम तो सोच भी नहीं सकते हैं कि इस क्वालिटी का लोहा बना सके। एक अंग्रेज अधिकारी खुद लिख रहा है। और वो कहता है कि हमें तो लोहा बनाने की टेक्नोलॉजी भी भारत से ही मिली है। जो कुछ हम यहाँ इंग्लैंड में बनाते हैं वो सब कुछ हमने भारत से ही सीखा है। ब्लास्ट फर्नेस बनाना अंग्रेजों ने भारत से सीखा। लोहे के लिए ब्लास्ट फर्नेस आप जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जहां पर लोहे का कच्चे माल को गलाया जाता है, तो गलाने के बाद ही फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। और वो कहता है कि जो इंडियन ब्लास्ट फर्नेस है इसमें 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बहुत आसानी से आ जाता है। इस क्वालिटी के ब्लास्ट फर्नेस बनाते हैं भारतवासी। और वो कहते हैं कि ये ब्लास्ट फर्नेस इतने हल्के हैं कि एक गांव से दूसरे गांव बैलगाड़ी पे रख के ले जाए जा सकते हैं। पोर्टेबल है, माने आप यहां आज चलाइए उस ब्लास्ट फर्नेस को, कल को दूसरे गांव में ले जाए, फिर वहां चलाइए। और वो कहते हैं कि ये हिंदुस्तानी जहां जहां कच्चा लोहा मिलता है वो सभी गांवों में रहने वाले आदिवासी लोहे बनाना जानते हैं और इनके पीढ़ियों से लोहा बनाने का काम होता रहा है। तो हम स्टील बनाते हैं, लोहा बनाते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो सोना लाते हैं। ये है हमारा ट्रेड। हम लोहा बेचकर सोना लाते रहे हैं और 1-2 साल नहीं सैकड़ों साल तक दुनिया ने हमारे लोहे का इस्तेमाल किया है। आज भी हिंदुस्तान का बना हुआ लोहा यूरोप के बहुत सारे स्थानों पे मिल जाएगा। आप में से कोई फ्रांस अगर कभी गया हो या आने वाले समय में जाने वाला हो तो आप एक जगह जरूर जाइएगा। फ्रांस में एक स्थान है लूव्र, बहुत बड़ा म्यूजियम है वहां।
हिंदुस्तान का लोहा वहां पे किस क्वालिटी का उस जमाने में बनता था जब लूव्र म्यूजियम बना है। लूव्र म्यूजियम में पूरा हिंदुस्तानी लोहा इस्तेमाल हुआ है। नोत्र दाम नाम का एक चर्च है फ्रांस में, वो वहां का सबसे फेमस चर्च है। नोत्र दाम चर्च में बिजली को अर्थ करने के लिए, ये जो बिजली कड़कती है ना, उसको अर्थ करने के लिए जो रॉड डाली गई है वो हिंदुस्तानी लोहे की है। और नोत्र दाम चर्च में सिर्फ हिंदुस्तानी लोहे की रॉड ही नहीं है, दीवारों में आप जानते हैं हिंदुस्तान में एक बहुत अद्भुत कला रही है पत्थरों को लोहे से जोड़ने की। हमारे यहां जितने भी पुराने आप किले देखेंगे ना, पत्थरों के, लेकिन एक पत्थर से दूसरे पत्थर के बीच में लोहा लगा के उसको कस के बांधने की एक प्रक्रिया या टेक्नोलॉजी इस भारत में विकसित हुई। नट बोल्ट को पत्थरों में फिक्स करने का। आप कोणार्क मंदिर में जाइए, आपको दिखाई देगा। शिवाजी के सारे किले देख के आइए, आपको वहां दिखाई देगा। पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए चूना तो लगता ही था, चूने के साथ लोहे के क्लैंप लगते थे। तो वो नोत्र दाम के चर्च में सारे के सारे लोहे के क्लैंप भारत के गए हैं, वो लगे हुए हैं। और चर्च के रिकॉर्ड्स में ये बात लिखी हुई है, लिखी गई है। और यहां तक लिखा हुआ है कि इस चर्च को बनाने वाले कारीगर भी भारत से आए, क्योंकि उस समय उनके यहां इतनी अच्छी कारीगरी का काम करने वाले कारीगर नहीं थे। तो हम सिर्फ लोहा ही नहीं बेच रहे हैं, हम इसका माने बिल्डिंग बनाने में भी हमारी महारत रही है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भारत बहुत आगे रहा है। और भारत की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का अगर आप वर्णन देखना चाहें तो इस पे एक नहीं, अब तो 20 किताबें हैं। हिंदुस्तान में उस क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन होता रहा जो कोई सोचना भी आज संभव नहीं है। आप कभी राजस्थान आइए, राजस्थान के किले देखिए। जयपुर के पास एक आमेर नाम का छोटा सा स्थान है, आमेर का किला आप देखेंगे तो वहां की छत को देखिए, रूफ को देखिए, बहुत लंबी लंबी रूफ बिना किसी सपोर्ट के खड़ी हुई है। ना कोई बीम है, ना कोई पिलर है, अभी भी जीवित है। और ये आमेर रूफ दुनिया में इतनी पॉपुलर हुई है कि सभी जितने बड़े आर्किटेक्ट के इंस्टीट्यूट है पूरी दुनिया में, वो सब आमेर रूफ पढ़ाते हैं अपने विद्यार्थी, भारत को छोड़कर। भारत को छोड़कर मैंने फ्रांस में देखा, जर्मनी में देखा, डेनमार्क में देखा, नीदरलैंड में देखा, उनके जो आर्किटेक्ट के बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो आमेर रूफ पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को। भारत की यूनिकनेस है, भारत में नहीं है, उस पर चर्चा भी नहीं होती बाद में। हमारे यहां बस इतना ही है कि आमेर का किला देखने जाइए तो वो जो गाइड है ना, वो एक वाक्य में आधे मिनट में आपको ये कह देगा कि ऐसे है। उसके आगे कुछ बात करो तो उसको भी नहीं मालूम कि भाई ये कैसे अजूबा है। आप कल्पना कर सकते हैं 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा एक हॉल है और उसमें न कहीं कोई पिलर है और न कोई बीम है, कोई सपोर्ट नहीं, कैसे बना है। और आज का नहीं है, 800 साल पुराना है, 900 साल पुराना, 1000 साल पुराना। दुनिया में आज कोई कल्पना कर सकता है 100 मीटर लंबा 100 मीटर चौड़ा हॉल बिना किसी पिलर के और बिना किसी बीम के बना के दिखा? देखो, मैंने तो बहुत सारे दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को पूछा है तो वो कहते हैं ये तो कुछ अजूबा है। और ये अजूबा भारत में करने वाले एक दो नहीं हजारों लोग रहे, अलग अलग समय पर, अलग अलग इलाकों में। आमेर रूफ एक तरह की यूनिक हमारी वो रही है, टेक्निक रही है जो दुनिया भर में हमने दी और बहुत सारे देशों ने उसकी नकल करके सीखा। इंग्लैंड में जिसको आर्किटेक्ट का जन्मदाता माना जाता है, उसकी लिखी हुई किताब अभी मैं पढ़ रहा था थोड़े दिन पहले। लिटनर करके एक बड़ा इंजीनियर है, कंस्ट्रक्शन का एक्सपर्ट है, वो कहता है कि हमने तो कंस्ट्रक्शन सीखा है भारत से। ये अलग बात है कि जिनसे हमने सीखा उन्हीं को हमने मार डाला, वो अपनी ही किताब में लिख रहा है। हमने सीखा है भारत से, लेकिन ये अलग बात है कि हमने जिनसे सीखा उन्हीं को मार डाला। क्यों? सबूत नष्ट करने के लिए मार डाला। तो हुआ ये होगा कि भारत में इस तरह के जो विशेषज्ञ रहे होंगे, इनको ये पकड़ के ले गए होंगे, सीख लिया होगा, फिर उनको मार डाला होगा। ये तो उनकी पॉलिसी रही है पुरानी। तो इस तरह से तो यहां से कंस्ट्रक्शन का इतना बड़ा काम होता है, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी एक्सपोर्ट होता है। यहां से ब्रिक्स एक्सपोर्ट हुई है। दुनिया भर में ब्रिक्स बनाने की टेक्नोलॉजी दो ही देशों से गई है, एक तो चीन, दूसरा भारत। चीन, दूसरा भारत, यही दो देश हैं जिन्होंने दुनिया भर को ब्रिक्स बनाना सिखाया। और चूने का इस्तेमाल जो सीमेंट से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है, जिसकी उम्र कम से कम 500 साल है, अधिक से अधिक 1500 साल है। सीमेंट की अधिक से अधिक उम्र 100 साल है, चूने की उम्र अधिक से अधिक 1500 साल है। वो चूने का काम इस देश में साधारण गांवों में होता रहा है। और खासकर
जो इलाके में लाइमस्टोन मिलता है भारत में, वो सभी इलाके में ये होता है। आप कभी जाइए, बेस्ट क्वालिटी लाइमस्टोन मिलता है गुजरात में। गुजरात में भी जूनागढ़ के आसपास के एरिया में आप ढूंढेंगे, आपको बहुत सारे गांव मिलेंगे। वो गांव हिंदुस्तान में चूना बनाने वाले सबसे बड़े केंद्र रहे हैं 1000 साल पहले, 1200 साल पहले। और वो चूना बना के बेचते रहे और बदले में सोना लेके आते रहे। तो हम लोहा बेचते थे, चूना बेचते थे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में ब्रिक्स बेचते थे हिंदुस्तान से, और क्या बेचते थे, कपड़ा बेचते थे। कपड़े की कहानी तो आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में इस क्वालिटी का कपड़ा बनता था, दुनिया भर के देश हमसे कपड़ा खरीदते थे। और इतना ही नहीं, 36 तरह के आइटम्स हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट होते थे। ये जो एक्सपोर्ट है, इसके बदले में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात हमने लिए हैं। और तब समाज में इतनी समृद्धि आई है। हमने किसी को लूट कर समृद्धि नहीं कमाई है, व्यापार करके समृद्धि कमाई है। और भारत के व्यापारी दुनिया भर में मशहूर रहे हैं 2 बातों के लिए। एक बार जबान से कह दिया तो कुछ भी हो जाए, पलटना नहीं है। ये भारत के व्यापारियों के बारे में दुनिया भर में कहा जाता है। जबान दे दी, बात खत्म हो गई, फिर रेट ऊपर हो जाए नीचे हो जाए, सवाल ही नहीं उठता। घाटा उठा लेंगे लेकिन जबान वापस नहीं ले सकते। और भारत के व्यापारी इतने बड़े पैमाने पर सारा व्यापार मौखिक करते रहे हैं, ओरल। क्यों? विश्वास का प्रश्न। कह दिया है भारतीय व्यापारी ने, तो यूरोप में माना जाता है कि भारत का व्यापारी अगर कह गया है तो घाटा खुद उठा लेगा, लेकिन खरीदने वाले को कोई घाटा नहीं होने वाला। इसलिए यूरोप में और अरब देशों में और अफ्रीकी देशों में सबसे ज्यादा व्यापार भारतीय व्यापारियों से ही होता रहा, क्योंकि जवान के पक्के। बात कह दी तो फिरने का सवाल ही नहीं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार वचन दे दिया है तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता। ये हमारे एथिक्स रहे हैं आज के जमाने में। चाइनीज लोगों से जरा व्यापार करके तो देख लीजिए, सवेरे का रेट शाम को थोड़ा भी चेंज हो गया ना, तो आप ऊपर शीर्षासन कर लीजिए। या चाइनीज को छोड़िए, ताइवानीज लोगों से व्यापार करके देख लीजिए, अमरीकियों से करके देख लीजिए, ब्रिटिश लोगों से करके देख लीजिए। जरा सा रेट चेंज होते ही फिर वो किस तरह से ऊपर नीचे करना शुरू करते हैं। और यही देशों में लिखे हुए आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि हिंदुस्तानी व्यापारी एक बार जबान दे दे तो पीछे नहीं हटने वाला। तो ये जो हमारी बात रही है, क्वालिटी, इसको मानना चाहिए। इस क्वालिटी के कारण हम बहुत बिजनेस करते रहे, बदले में ये सब कमाया हमने, उससे ये सब समाज समृद्धशाली हुआ। अब जब इतना सब संपत्ति इकट्ठी हुई तो विदेशियों ने लूटने के लिए यहां आना शुरू किया, नहीं तो क्यों आएंगे। भारत में 2 तरह के विदेशी आए। 10th सेंचुरी के पहले जो विदेशी आए वो ज्ञान लेने आए इस देश में, जैसे ताइवान से आए, चाइना से आए, जापान से आए, जिन्होंने बौद्ध धर्म यहां सीखा, फिर अपनाया, फिर लेके चले गए। वेनसांग का नाम आपने सुना, और भी ऐसे। चेंग हो नाम का एक बड़ा चाइनीज है जो भारत में 14 बार आया है, आर्मी ऑफिसर है, नेवल ऑफिसर है, और इतना प्रभावित हुआ है कि भारत के कई राजाओं से उसने एग्रीमेंट किया है और वो भारत की नेवल सिक्योरिटी के काम में लगा रहा बहुत साल तक। चेंग हो अप टू 14th सेंचुरी भारत की पूरी ये कोस्टल बेल्ट की सुरक्षा एक चाइनीज एडमिरल करता रहा, उसकी आर्मी करती रही। वो प्रभावित हुए हैं भारत से, यहां से बुद्धिज्म उन्होंने लिया है। तो 10वीं शताब्दी के पहले कुछ लोग आए भारत में, वो आए हैं ज्ञान लेने, धर्म का ज्ञान बात है, अब अध्यात्म की बात है, ईश्वर प्राप्ति की बात है। कहते हैं कि सिर्फ जीवन में भौतिकता ही सब कुछ नहीं है, ईश्वर प्राप्ति भी उसका एक बहुत बड़ा दूसरा हिस्सा है, लक्ष्य है। तो यहाँ ये जो आध्यात्मिकता रही है, धार्मिकता रही है, इसके लिए भी बहुत सारे विदेशी आते रहे, लेकिन वो 10वीं शताब्दी के पहले। 10वीं शताब्दी के बाद जो विदेशी आए हैं वो मुख्यतः लूटने आए हैं, लुटेरे के रूप में आए। उसके पहले जो आए हैं वो अध्ययन करने आए हैं, अध्यापन करने आए हैं। ये जो अध्ययन और अध्यापन करने विदेशी आए हैं, तो इसका माने यहाँ कोई अध्ययन अध्यापन के केंद्र रहे होंगे, नहीं तो ये कैसे हो सकता है कि विदेशी यहाँ आए अध्ययन करने के लिए। तो जिस समय वेनसांग आया है वो खुद लिख रहा है, वेनसांग की राइटिंग्स हैं, चाइनीज में उपलब्ध है, अभी उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आ गया। वो कहता है कि जब मैं भारत गया अध्ययन करने के लिए, सीखने के लिए, उस समय भारत में 14 विश्वविद्यालय चलते थे। वेनसांग के टाइम में 14 विश्वविद्यालय, तक्षशिला एक है, नालंदा एक है, तपोवन एक है। वो टाइम में आपको मालूम है गुजरात में एक विश्वविद्यालय था, नडियाद में, जब वेनसांग भारत आया था।
नडियाद में एक यूनिवर्सिटी है, तक्षशिला में है, नालंदा में है, कुशीनगर में है, पटना के पास एक जगह है आरा, वहां पर है। ऐसे 14 स्थान का वर्णन वो कर रहा, और वो कह रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी में 10,000 से कम विद्यार्थी नहीं, और वो कहता है कि 10,000 विद्यार्थी